नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पश्चिम बंगाल में विध्वंस के कई दशक बाद और ख़ास तौर से अगर पिछले 15 सालों की बात करें तो कोई ऐसा अत्याचार नहीं है, कोई ऐसा व्यभिचार नहीं है जो पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ हो। उस विध्वंस के बाद अब नवनिर्माण का दौर शुरू होने जा रहा है। दीदी पर बहुत भारी पड़ने वाले दादा की नई पारी अब शुरू हो गई है। यानी आप समझ गए होंगे बात को। शुवेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के बन गए। अब आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यात्रा सिर्फ 2 साल में 2024 से 2026 के बीच में पूर्वी भारत के 3 राज्यों में, पहले उड़ीसा, फिर बिहार और अब पश्चिम बंगाल, भारतीय जनता पार्टी को पहली बार अपना मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिला है। शुवेंदु अधिकारी की पहचान एक ज़मीनी नेता की है और जिन लोगों को लगता है कि वो बाहरी हैं, बाहर से आए हैं, इसकी बड़ी चर्चा होती है भाजपा के अंदर भी, संघ के अंदर भी, और बाहर के लोग तो करते ही हैं भाजपा को थोड़ा कमतर दिखाने के लिए। उस पर भी बात करूंगा। लेकिन शुवेंदु अधिकारी का आप बचपन जान लीजिए। वो छात्र राजनीति से शुरू किया। वो रामकृष्ण मिशन के परम भक्त हैं। बचपन से हर शनिवार को रामकृष्ण मिशन जाते थे। उनके घर वालों को ये डर था कि कहीं बेटा सन्यासी न बन जाए, साधु न बन जाए। ऐसी आध्यात्मिक लगन थी उनकी। तो उनको एक दिन भारतीय जनता पार्टी में तो आना ही था। उसके अलावा उनके हिसाब से उनका कोई नेचुरल एलाई या नेचुरल संबंध और किसी राजनीतिक दल से हो ही नहीं सकता था। ठीक है कि काफ़ी समय जो है तृणमूल कांग्रेस के साथ रहे। 1998 में तृणमूल कांग्रेस का गठन हुआ, तब से उसके संस्थापक सदस्यों में से थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि ममता बनर्जी जन्म अभिमुख राजनीति से हटकर परिवार अभिमुख राजनीति की ओर जा रही हैं, अपने भतीजे को बढ़ा रही हैं, जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनकी सुनने की बजाय भतीजा फैसला ले रहा है, उन्होंने तय किया कि अब मेरा सफ़र तृणमूल कांग्रेस के साथ पूरा हो गया। और 2020 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले। उसके बाद से वो लगातार है। 2021 के चुनाव के बाद भाजपा ने उनको विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनाया। 5 साल प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर काम किया और उन्होंने ये साबित किया कि वो एक टीम लीडर है। वो सोलो प्लेयर नहीं है, अकेले चलने वाले नहीं हैं, सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। और ज़मीन से उनका नाता कटा नहीं है, किसी भी पद पर रहे हों। वो पश्चिम बंगाल के अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने सिटिंग चीफ मिनिस्टर को 2 बार चुनाव हराया। 2021 में नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराया, फिर ममता बनर्जी को उनके घर भवानीपुर में इस बार फिर से हराया। तो दोनों ने रिकॉर्ड बनाया। शुवेंदु अधिकारी पहले ऐसे नेता बन गए हैं जिन्होंने 2 बार सिटिंग चीफ मिनिस्टर को लगातार 2 बार हराया। और ममता बनर्जी ने रिकॉर्ड बनाया कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर लगातार 2 बार अपना विधानसभा चुनाव हार गई और किसी चीफ मिनिस्टर के साथ नहीं हुआ है। एक बार हारने वाले तो कई हैं, उनका जिक्र मैं पहले की वीडियो में कर चुका हूं। तो इसलिए ये दोनों रिकॉर्ड बनाने वाले। अब एक ही अफसोस मुझे लगता है शुवेंदु अधिकारी को होगा कि विधानसभा में जब वो नेता सदन के रूप में बैठेंगे तब उनके सामने नेता प्रतिपक्ष के रूप में ममता बनर्जी नहीं होंगी, क्योंकि वो विधानसभा की सदस्य भी नहीं बनी है। और ममता बनर्जी के लिए उससे ज़्यादा कष्ट का समय और कोई हो नहीं सकता था। लेकिन उनके कष्ट का समय अब उसकी शुरुआत हुई है। पश्चिम बंगाल की जो उन्होंने बर्बादी की है, उसके नवनिर्माण का जिम्मा शुवेंदु अधिकारी पर है। तो शुवेंदु अधिकारी को बनाकर बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की दृष्टि से देखें, देश की दृष्टि से इसलिए कह रहा हूँ, देश की सुरक्षा और उसके अलावा डेमोग्राफिक चेंज जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार की शह पर उसके संरक्षण में हो रहा था, उससे रोकने का काम करेंगे, कानून व्यवस्था को स्थापित करने का काम करेंगे। पिछले 79-80 साल में पहली बार ऐसा होगा कि पश्चिम बंगाल में हिंदू अपने को सुरक्षित महसूस करेगा, उसे डर नहीं होगा।
उसे दूसरे समुदाय का डर नहीं होगा, उसे ये डर नहीं होगा कि दूसरा समुदाय उस पर हमला करेगा, अत्याचार करेगा, उसके खिलाफ हिंसा करेगा और उसको सरकारी संरक्षण मिलेगा। वो संरक्षण का जो कवच था वो हट गया है, अब वो सुरक्षा का कवच बनकर हिंदुओं के साथ आ गया है। तो पहले बाहरी भीतरी की बात कर लें। शुभेंदु अधिकारी को जो लोग कह रहे हैं बाहरी हैं, वैसे तो जो आप देखिए कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा भी कांग्रेस से आए हैं, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी आरजेडी और जेडीयू से होते हुए बीजेपी में आए हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये तीनों क्या भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पर चलने को तैयार हैं, क्या उससे सहमत हैं? इसका जवाब जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को हाँ में मिला, तब उन्होंने इनको बड़ा पद, बड़ी जिम्मेदारी देने का फैसला किया। और बाहरी भीतरी की चर्चा जो लोग करते हैं वो शायद भूल जाते हैं कि भारतीय जनसंघ जो अक्टूबर 1951 में बनी थी, 1951 में, उसके संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1930 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे। उसके बाद 1946 में वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने। और याद रखिए 1951 में 21 अक्टूबर को जनसंघ की स्थापना हुई। उससे पहले 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हो चुकी थी। इसके बावजूद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी राजनीतिक शाखा के लिए संस्थापक अध्यक्ष पद के लिए किसी स्वयंसेवक को नहीं चुना। डॉक्टर मुखर्जी कोई स्वयंसेवक नहीं थे जब वो जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष बने। हमने बताया कि हिंदू महासभा के अध्यक्ष रह चुके थे, वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके थे, और उसके अलावा 46 में जो अंतरिम सरकार बनी थी राष्ट्रीय स्तर पर जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, उसमें मंत्री रह चुके थे। 1950 में नेहरू लियाकत पैक्ट के विरोध में उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, और वो कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था अनुच्छेद 370 के तहत, जहां राज्य का संविधान अलग था, झंडा अलग था, और वहां का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहलाता था। जनसंघ का उस समय नारा था, एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो संविधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और इसके विरोध में वहां परमिट लेकर जम्मू कश्मीर जाना पड़ता था जवाहरलाल नेहरू के राज में। किसी भी भारतीय को जो जम्मू कश्मीर का निवासी नहीं है, उसको जम्मू कश्मीर जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था। और इसका विरोध करने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी गए। सुचेता कृपलानी, आचार्य कृपलानी की पत्नी और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रह चुकी थी। जब डॉक्टर मुखर्जी ने तय किया कि वो कश्मीर जाएंगे इस नीति का विरोध करने के लिए, तो उनसे मिली और मना किया उनको। उन्होंने कहा कि आप मत जाइए, क्योंकि आपको आपकी सुरक्षा को खतरा है। आप नेहरू को नहीं जानते हैं, आपको सही सलामत लौटने नहीं देंगे। डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कि नेहरू से मेरे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मेरे संबंध खराब नहीं हैं और मैं जाऊंगा ज़रूर। वो नहीं माने, गए, गिरफ्तार हुए और पुलिस कस्टडी में, सरकार की कस्टडी में उनकी मौत हुई। नेहरू ने उनकी मौत के बाद उनकी मौत की जांच कराने से मना कर दिया। इससे आप समझ सकते हैं कि वहां क्या हुआ होगा। देश का इतना बड़ा नेता, एक राजनीतिक दल का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसको गिरफ्तार किया जाता है और वो हिरासत में उसकी मौत हो जाती है, और सरकार उसकी जांच कराने से भी इनकार कर देती है। ये थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो ये बात कहना कि वो बाहर से आया है, ये अंदर से आया, सवाल ये है कि वो पार्टी के लिए हितकर है या अहितकर है। किसी भी संगठन की जो ग्रोथ है, जो विकास है, दो तरीकों से होता है, एक ऑर्गेनिक तरीके से, एक इनऑर्गेनिक तरीके से। ऑर्गेनिक तरीके से मतलब आप ज़मीनी स्तर से कार्यकर्ता बनाइए, उनको आगे बढ़ाइए, धीरे धीरे उनको नेतृत्व के रूप में विकसित कीजिए। दूसरा होता है कि बाहर से अपने समान विचार वाले लोगों को साथ लाइए जो आने को तैयार हों।
ये इनऑर्गेनिक ग्रोथ होती है और ये सब करते हैं। जो लोग बीजेपी पर आजकल ये आरोप लगाते हैं वो भूल जाते हैं कि जब वर्चस्व था पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तो पूरी प्रसोपा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जो आचार्य नरेंद्र देव की थी, उनके निधन के बाद वो पूरी पार्टी अशोक मेहता के नेतृत्व में कांग्रेस में उसका विलय कराया जवाहरलाल नेहरू ने। और उसी में अशोक मेहता के नेतृत्व में चंद्रशेखर, मोहन धारिया, रामधन, कृष्णकांत, ये सब समाजवादी नेता उसी समय कांग्रेस में आए। इंदिरा गांधी ने मोहन कुमार मंगलम के नेतृत्व में सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के एक धड़े को तोड़कर कांग्रेस में विलय कराया। मोहन कुमार मंगलम कांग्रेस के नेता बने, मंत्री बने केंद्र में। इस तरह की बात करना शुरू करें तो आखिर आज कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धरामैया कांग्रेसी नहीं है, वो जनता दल से आए हुए हैं। गुजरात में कांग्रेस का 18-20 साल सर्वे सर्वा जो व्यक्ति रहा, शंकर सिंह वाघेला, वो खांटी आरएसएस के स्वयंसेवक थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे गुजरात के। वो कांग्रेस में 18-20 साल तक कांग्रेस के गुजरात के सर्वे सर्वा रहे। उसके अलावा राज बब्बर समाजवादी पार्टी से आए और कई साल तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे उत्तर प्रदेश में। और कांग्रेस के अभी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, वो भाजपा से आए हुए हैं। संजय निरुपम मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने, वो शिवसेना से आए थे। इस तरह से लंबी सूची है, लंबी कतार है ऐसे लोगों की। पार्टियों में लोग आते जाते रहते हैं। सवाल यह है, भारतीय जनता पार्टी एक ही कसौटी पर लेने वालों को कसती है कि वो हमारी विचारधारा से सहमत है या नहीं, और हमारी विचारधारा पर चलने को तैयार है कि नहीं, और हमारी विचारधारा के प्रति उसका कमिटमेंट कितना है। वो हमारे संगठन के लिए लाभदायक होगा या हानिकारक होगा। तो सवाल ये नहीं है कि शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से आए हैं। सवाल ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए और पश्चिम बंगाल के लिए कैसे साबित होंगे। मुझे लगता है कि वर्तमान परिस्थिति में शुभेंदु अधिकारी से ज़्यादा बेहतर नेता, ज़्यादा बेहतर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल सकता था। एक साथ दो काम करने हैं इस सरकार को। एक, पश्चिम बंगाल के आम लोगों को आश्वस्त करना है कि उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। उनकी सरकार उनकी सुरक्षा की गारंटी लेने को तैयार है। दूसरा, जो अपराधी तत्व है, गुंडा तत्व है, उसके मन में कानून का भय पैदा करना। ये दोनों काम एक साथ शुभेंदु अधिकारी भली भांति कर सकते हैं। उनको एडमिनिस्ट्रेशन का भी अनुभव है, और वो कितने सख्त एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं इसका एक हल्की सी झलक जब उनके पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या हुई और उनके परिवार से मिलने गए, उनकी पत्नी और छोटे से बच्चे को गोद में जब लिया और जो कुछ कहा शुभेंदु अधिकारी ने, उसको सुनने के बाद पश्चिम बंगाल में जो गुंडा तंत्र स्थापित किया है ममता बनर्जी ने, उसकी शिराओं में खून जमने लगा होगा। ऐसा ही एडमिनिस्ट्रेटर पश्चिम बंगाल को चाहिए था, जो उसको इस परिस्थिति, जो परिस्थिति पश्चिम बंगाल में पहले 34 साल सीपीएम ने, उससे पहले कांग्रेस ने, और फिर 15 साल से ममता बनर्जी ने बना रखी थी। आपने सुना है किसी प्रदेश में कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का टोल प्लाजा हो? पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के टोल प्लाजा चलते थे कि इतने पहिए वाले ट्रक से इतनी वसूली होगी, इतने पहिए वाले ट्रक से इतनी वसूली होगी, ये सामान लेकर जा रहा होगा तो इतना वसूला जाएगा। और ये धड़ल्ले से सरकार के संरक्षण में चलता था, और इन सब का नियंत्रण था अभिषेक बनर्जी के हाथ में। अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल के शासन में एक गैर संवैधानिक या कहें एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के रूप में स्टैब्लिश हो चुके थे। अभिषेक बनर्जी का मतलब पश्चिम बंगाल की सरकार, वो व्यक्ति जो देश के केंद्रीय गृह मंत्री को धमकी दे सकता हो सार्वजनिक रूप से। आप समझिए कि उसका मन कितना विषाक्त है, किस तरह का उसका व्यक्तित्व है, किस तरह का उसका चरित्र है। ऐसे लोगों से लड़ने के लिए शुभेंदु अधिकारी जैसा व्यक्ति ही चाहिए था। इसलिए ये चर्चा करना, ये मीन मेख निकालना
कि शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस से आए हैं, भाजपा से या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक नहीं रहे हैं। अगर इस तरह की सोच में आप पड़ते तो जनसंघ की स्थापना ही ना हो पाती। फिर तो उस पैमाने पर जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी खड़े नहीं उतरते हैं। तो पश्चिम बंगाल में एक नया सवेरा हुआ है और इस सवेरे की रोशनी पूरे प्रदेश में फैले, उसका प्रकाश फैले, उसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने शुभेंदु अधिकारी को दी है। और मेरा मानना है कि वो सबसे सुयोग्य व्यक्ति थे इस पद के लिए, इसलिए उनको पद मिला है। इसलिए नहीं कि वो टीएमसी से आए थे, इसलिए नहीं कि वो ममता बनर्जी के करीबी थे, इसलिए भी नहीं कि उन्होंने 2-2 बार ममता बनर्जी को हराया। वो सब बातें पीछे चली गई। अब आगे है पश्चिम बंगाल का नवनिर्माण, पश्चिम बंगाल के लोगों में उनकी जो क्षमता है उसको जगाना, जो प्रतिभा है उसका उपयोग करना। किस काम में? पश्चिम बंगाल के विकास में। पश्चिम बंगाल विकास की दौड़ में जिस बुरी तरह से पिछड़ गया है, उसके बाद बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो ये पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री बनना और भाजपा की सरकार बनना, ये भाजपा की मंजिल नहीं है। सफ़र अभी लंबा है और इस सफ़र का नेतृत्व करने के लिए सबसे योग्य व्यक्ति जो हो सकता था, उसको उसका जिम्मा सौंपा गया है। तो शुभेंदु अधिकारी को इस नज़र से देखिए कि क्या वो पश्चिम बंगाल में नया सवेरा जो आया है उसको आगे ले जा सकते हैं या नहीं। इसका जवाब जितनी बार आप अपने से पूछेंगे, हाँ में मिलेगा। उनके अंदर विजन भी है, ज़मीन से जुड़े हुए भी हैं और उनका पूरा व्यवहार जो है वो एक जो है सामान्य व्यक्ति की तरह है। लोगों को लगता है और लगेगा मुख्यमंत्री बनने के बाद भी कि अपने बीच का आदमी है, बहुत सहज है। एक तो उन्होंने शादी नहीं की है, तो कोई परिवार नहीं है उस तरह से, तो परिवार के लिए उनको कुछ नहीं करना है। कोई परिवार का दबाव कि पत्नी, बेटे, बेटी, दामाद, बहू किसी का दबाव हो, ऐसा भी नहीं होने वाला उनके साथ। तो वो 24/7 पॉलिटिशियन है। सबसे बड़ी खूबी जो आज के दौर की राजनीति की है कि वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन नहीं है, वो फुल टाइम पॉलिटिक्स करने वाले, 24 घंटे राजनीति करने वाले और 24 घंटे पश्चिम बंगाल के हित के बारे में सोचने वाले नेता है। और केंद्रीय नेतृत्व का साथ है, डबल इंजन की सरकार है, इसलिए ये काम और तेज़ी से होगा। और सबसे बड़ी बात, वो केंद्रीय नेतृत्व की पसंद है, इसलिए जो है जो केमिस्ट्री है उनके और केंद्रीय नेतृत्व के बीच में, वो पश्चिम बंगाल के लिए एक तरह से वरदान साबित होगी। इसलिए शुभेंदु अधिकारी का स्वागत कीजिए, इसलिए नहीं कि वो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए कि वो पश्चिम बंगाल की सोई हुई जो मेधा है उसको जगाएंगे। उसकी जो सोई हुई शक्ति है, जिस शक्ति को दबा दिया गया, कुचल दिया गया, हजारों लाखों की संख्या में लोग पलायन कर गए पश्चिम बंगाल से, हमेशा के लिए छोड़ गए, जो छोड़ना नहीं चाहते थे, जो हैं वो मजबूरी में हैं और जो हैं वो बुरी हालत में हैं, उनको उससे निकालने की ज़रूरत है। इसलिए ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो ज़मीन पर क्या हो रहा है, लोगों की तकलीफ़ क्या है, उसको समझे और उसको पता हो कि उसका निवारण कैसे किया जाना है। तो इसलिए एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता के नाते नहीं, पश्चिम बंगाल के नवनिर्माण के नए नेता के रूप में शुभेंदु अधिकारी का स्वागत करना चाहिए। इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।